ऑफ अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें फर्म के डिसोल्यूशन के बाद असेट और लायबिलिटीज को प्रॉपरली सेटल किया जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्लास 12, चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। See, settlement of accounts. What is the meaning of settlement of accounts? See, under section 48 of Indian Partnership Act 1932, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हम करेंगे बिकॉज फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, फर्म एंड हो गई है, बिजनेस एंड हो गया है। सो नाउ वी हैव टू डू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज जो अकाउंट्स हमने ओपन किए थे पार्टनरशिप स्टार्ट करने के टाइम पे, अब वही पार्टनरशिप जब बंद हो गई, हमारी फर्म का बिजनेस बंद हो गया है, उस टाइम पे हमें उन अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। आफ्टर डिसोल्यूशन एसेट्स आर सोल्ड। नाउ हाउ वी विल डू डिसोल्यूशन? तो देखो, डिसोल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, अकाउंट्स में क्या क्या करने रहेंगे, सेटलमेंट कैसे होगा, असेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड एंड रिमेनिंग बैलेंस इज सेटल्ड अमंग पार्टनर्स, और बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में सेटल्ड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें 3 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असेट को सेल करना है, सारी असेट सेल आउट हो जाएंगी, लायबिलिटीज को पे करना होगा, ऑल द लायबिलिटीज विल पे आउट। ओके, एंड देन रिमेनिंग बैलेंस विल सेटल्ड अमंग पार्टनर्स। सो दिस इज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इस वजह से, इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लोज हो जाएगी। ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा? देखो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट को समझने के लिए हम पहले ये देखें कि हम बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, जो हमारी बैलेंस शीट हमने सीखी थी बनाना, वो इस तरीके से रहती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं एसेट और लायबिलिटीज को। ठीक है, एसेट हमारी रहती है, इस साइड में एसेट रहती हैं, ओके, एंड दिस साइड लायबिलिटीज, राइट? सो दिस इज द liability side and this is the asset side. Okay, and we know all the assets having debit balance. asset का balance debit होता है and liabilities balance is credit only. ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जितनी भी हमारी assets होंगी उनको, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, बैंक, देखो बैलेंस शीट पे एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है ना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उसको, लिक्विडिटी के बेसिस पे एंड परमानेंसी के बेसिस पे। तो जो भी ऑर्डर आप फॉलो करें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइटम्स लिखते हो, वैसे ही आपको इसको क्लोज भी करना है। अब कैश बैंक लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट होता है डेटर्स, है ना, फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल, एंड देन हमारी आती है फिक्स एसेट्स। ये दीज आर करेंट एसेट। नेक्स्ट वी विल राइट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में हम लिखते हैं सपोज बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग, मशीनरी, दिस टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यहां से यहां तक तो आपकी हो जाती है करंट एसेट। ओके, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट में आप लिखते हो आपकी फिक्स एसेट्स। ओके, सिमिलरली यू विल हैव द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटीज हियर। लायबिलिटीज का ऑर्डर कैसे रहेगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इट मीन्स आउटसाइडर, है ना, सबसे पहले हम आउटसाइडर को देते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, लोन पेमेंट करना, आउटसाइडर लोन, ठीक है, लोन मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटीज, आप यहाँ लिख भी सकते हो आउटसाइडर, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, मान अब ये देखो आउटसाइडर लायबिलिटीज हमने पे कर दी, बिल्स पेबल हो गया वो भी पे कर दिया, इन सबको पे करने के बाद अब हम इंटरनल लायबिलिटीज पे करते हैं, है ना, इनसाइड लायबिलिटीज। इनसाइड लायबिलिटीज हमारी कौन सी हो सकती है, पार्टनर्स कैपिटल, है ना, कैपिटल का भी तो पेमेंट करना होता है, कैपिटल को पेमेंट करेंगे हम, ठीक है। रिजर्व वगैरह हुए तो वो भी किसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पार्टनर्स के बीच में। सो दीज आर, रिजर्व भी लायबिलिटी होती है एंड दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। रिजर्व और एनी अदर टाइप ऑफ मीन्स फंड, अगर सपोज हमने कोई फंड क्रिएट किया है, सो रिजर्व फंड दीज विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, तो ये हो गए इंटरनल लायबिलिटीज। अब इनका भी जो ऑर्डर है वो इसी टाइप से हमें पेमेंट करना होगा। सेलिंग हम इसी ऑर्डर में करेंगे एसेट की, और पेमेंट भी हम इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। सेलिंग में क्या कर सकते हैं, देखो कैश और बैंक को तो ये ऑलरेडी कैश ही है, एक तरीके से कैश माना जाता है, तो इसको तो हम लिखते नहीं है,
जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे बनाने हमें, है ना। तो जब हम बैलेंस शीट को मतलब बैलेंस शीट को हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, असेट को सोल्ड करने वाले हैं, उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि कौन सी असेट है जो सेल करने लायक है। अब जैसे कि कैश और बैंक को सेल करके कैश तो मिलना ही, कैश तो ऑलरेडी कैश है, बैंक को भी, बैंक का मतलब ही कैश होता है, तो इसको तो क्या ही सेल करना है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे डेटर्स से ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द असेट, यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे डेटर, BRB डेटर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे भी हम कैश जनरेट कर लेंगे, ओके। बिल्डिंग को हम सेल आउट कर देंगे, इससे हमें कैश मिल जाएगा, मतलब ऑल द थिंग्स विच वी कैन सेल, और उनके बदले हमें कैश ले लेना है, ठीक है ना, उसको कैश में कन्वर्ट कर देना है। तो वो जो सारी असेट हैं जो सेल होने लायक है उनको हम लिखेंगे, और यहाँ पे लाइबिलिटीज का पेमेंट हम इस तरीके से करेंगे, इस ऑर्डर में करेंगे। पहले आउटसाइडर को पेमेंट करना है, फिर इंटरनल जो भी लाइबिलिटीज होगी उसको पेमेंट होगा, और एट द एंड कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें चली जाएंगी पार्टनर्स को मिलने वाली, जो उनको मिलेंगी, जो उनकी कैपिटल में ऐड होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर, ठीक। देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ पे इनको तो हम सेल कैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनका पेमेंट हमें ऑर्डरली करना होगा, राइट। सो पे आउटसाइड लायबिलिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटसाइडर को पे करेंगे, जैसे हमने देखा है कि ये जो भी आउटसाइडर है ना, इनको हमें पे करना पड़ेगा पहले, ठीक है। देन पे लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, अगर लोन वगैरह है वो भी हम पे कर देंगे, ठीक है। अगर पार्टनर, ये तो आउटसाइडर का लोन है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो वो हमारा आ जाएगा इनसाइड लायबिलिटी में, यहाँ पे आ जाएगा बिफोर कैपिटल, हम उसको लिखेंगे लोन बाय पार्टनर, ठीक है, लोन बाय पार्टनर। देन अगर रिजर्व वगैरह है तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी पार्टनर्स के होते हैं, और लास्ट में कैपिटल आएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी इनसाइड लायबिलिटीज। रिटर्न कैपिटल टू पार्टनर, अब इस सब के बाद में हम कैपिटल रिटर्न कर देंगे पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट बना के। डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये भी प्रॉफिट लॉस हम कहाँ बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू उनको दे देंगे, ठीक है। सो ये दो तरीके होंगे हमारे पास, दो ऑर्डर होंगे। फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर में हम इनसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करके अकाउंट्स को क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारी जो फर्स्ट अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। सी realization account, it means, देखो there are 3 main accounts we will make here, जो हमारे बनने वाले हैं, ओके। फर्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, असेट और लायबिलिटीज को रियलाइज कर रहे हैं, मतलब असेट को सेल कर रहे हैं और लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से उन दोनों को हमारी बैलेंस शीट से हम हटा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का मतलब हो जाएगा एसेट को सेल आउट करना, लायबिलिटीज को पेमेंट करना और बैलेंस शीट को क्लोज कर देना, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बनेगा सबसे फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस पार्टनर को कितना मिल रहा है, उसकी कैपिटल का बैलेंस क्या बचा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद क्या बनना चाहिए, देखिए हमने पहले की अकाउंटिंग में सीखा है पार्टनरशिप में कि हम बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहाँ पे भी अभी हम क्या बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं बिकॉज बैलेंस शीट को क्लोज करना है, ठीक। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे हैं बिकॉज पार्टनर्स को पेमेंट करना है। देन हम थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट बनाएंगे क्या, नहीं बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी इसमें बिकॉज बैलेंस शीट हमने हटा ही दी है रियलाइजेशन के थ्रू। एसेट और लायबिलिटी सेल आउट हो गए तो बचा ही क्या, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो अब थर्ड नंबर पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए बिकॉज जो भी हम एसेट को सेल करेंगे वो कैश जो आएगा हमारा वो हम इस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, और यहीं से हम पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज को, और अल्टीमेटली जो भी कैश या बैंक का बैलेंस बचेगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मेन 3 अकाउंट्स बनने वाले हैं। एक अकाउंट और बन सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, और वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। बट वो तब बनता है
जब मान लो हमने कैपिटल का पेमेंट नहीं किया और वो लोन के रूप में रख लिया, तो उस टाइम में तो वो सिचुएशन आएगी तो बनेगा, एंड दिस इज द लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ओके, right? So these four accounts we will learn here. Now what is the meaning of realization account? That I am explaining you here only. Realization account में हम लिखेंगे कैसे? Okay. So जैसा हमारा बैलेंस शीट थी ना, उसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे. अब किस तरीके से करेंगे? सी, रियलाइजेशन अकाउंट इट मीन्स सेटलमेंट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, तो हम एक ऑर्डर में ही इसमें लिखेंगे. सबसे पहले हमने ये देखा था कि एसेट को सेल आउट करना है. पहले आप ये देखो कि बैलेंस शीट में एसेट हम कहाँ लिखते हैं. हम एसेट लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट. तो यहाँ पे आप एसेट को डेबिट साइड में लिख दो. ठीक है, ये अकाउंट है, ये बैलेंस शीट नहीं है. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है और ये है अकाउंट. अब अकाउंट में दो कॉलम होते हैं हमारे पास, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, मतलब टी शेप अकाउंटिंग. ठीक है ना. अब इस टी शेप अकाउंटिंग में डेबिट साइड में हम लिखेंगे सभी एसेट, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है. तो हमने यहाँ लिख दी ऑल एसेट्स. ठीक है, जो भी एसेट्स होती है ना हमारी, वो यहाँ लिख देंगे जो हमने बैलेंस शीट में लिखी होती है. ठीक है, उनको यहाँ लिखा. तो लायबिलिटीज आप कहाँ लिखोगे? लायबिलिटीज आप इधर लिखोगे, राइट. ऑल लायबिलिटीज यू विल राइट हियर. उनके अकॉर्डिंग द ऑर्डर यू विल राइट. सारी लायबिलिटीज के नेम लिख दोगे आप. क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, लोन हो गया, आउटसाइडर लोन, फिर पार्टनर्स लोन, वॉट एवर यू विल राइट हियर इन दिस कॉलम. अब यहाँ पे एक चीज हो रही है, एसेट में थोड़ा सा हम क्लियर कर ले कि एसेट में हमें लिखना क्या क्या है. देखो, एसेट में हम लिखेंगे ऑल एसेट वी विल राइट हियर. इसमें गुडविल भी इन्वॉल्व रहेगी. अंडरस्टूड? गुडविल इसलिए क्योंकि गुडविल भी हम बेच सकते हैं. जो भी एसेट सेल करने लायक है ना, वो सब इसमें लिखनी है आपको. तो एसेट मतलब जिसको भी आप सेल कर सकते हो. तो गुडविल भी सेल होती है, बिकॉज गुडविल किससे रिलेटेड है? फर्म से, है ना. फर्म से रिलेटेड है तो फर्म की एसेट हुई और वो सेल की जा सकती है. ठीक, तो गुडविल को, बिकॉज गुडविल को परचेज भी करना हमने सीखा था, तो यहाँ हम उसको सेल आउट भी करेंगे. तो गुडविल भी इसमें लिखेंगे. कंपल्सरीली हम याद रखेंगे कि गुडविल भी इसी में आएगी. ओके, बाकी एसेट तो आएंगी, जैसे बिल्डिंग आएगी, फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगी, वैसे ही गुडविल भी इसमें आएगी. हाँ, इसमें हम कैश और बैंक इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज कैश और बैंक ऑलरेडी कैश है, तो वो सीधे सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ नहीं लिखना है. जो भी सेल करने लायक एसेट है ना, वो आपको यहाँ लिखनी है. सेलेबल मीन्स जिसको हम सेल कर सकते हैं. ओके, सो जिसको हम सेल कर सकते हैं वो एसेट हमने यहाँ लिखी. लायबिलिटीज जिसको हमें पेमेंट करना है, वो लायबिलिटीज हम यहाँ लिखेंगे. अब इन एसेट को आप जब सेल करोगे तो उससे जो भी मिलेगा आपको, ठीक है, वो यहाँ पे आपका इधर पे शिफ्ट हो जाएगा. कैश जनरेट हो गया. ठीक है ना. आप यहाँ पे जितना भी कैश आएगा सेल ऑफ एसेट, वो यहाँ लिख देना. ठीक है, जो भी आपको सेल करने से मिलेगा उसको आप यहाँ लिखोगे बाय क्रेडिट साइड में आप लिखोगे. ठीक है, इसके बाद अब लायबिलिटीज को आपको क्या करना है? पेमेंट करना है. तो पेमेंट करते टाइम आप यहाँ लिखोगे टू. अब जिस जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, टू लायबिलिटीज, जिसका भी पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं हम, बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है, लोन का पेमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों चीजें. एसेट को सेल कर दिया हमने, एसेट से हमने जितना भी अमाउंट मिला वो यहाँ लिख लिया, और लायबिलिटीज को हमने पेमेंट कर दिया. अब इसमें एक चीज और आती है, वो आता है रियलाइजेशन के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. देखो, एसेट को सेल करना मतलब एक्सपेंसेस होंगे. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ उसके लिए, मतलब हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जिससे हम एसेट को सेल कर सकें. तो वहाँ पे एसेट को सेल करने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने होते हैं, लायबिलिटीज को पेमेंट करना होता है. तो सम लीगल रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू फुलफिल, सो बिकॉज ऑफ दैम वी हैव टू पे समथिंग. वो सारी चीजें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से लिखेंगे, और उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे. वो होगा हमारा रियलाइजेशन के टाइम पे एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की तरह उसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे. ठीक है, उसको भी लिखेंगे. इस तरीके से हमारा सेटलमेंट अकाउंट्स का चल रहा है. ठीक है, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख लिए. इसके बाद अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास? जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा? वो जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो अगर प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ लिख लो, प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख लेंगे, डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये क्या हुआ? प्रॉफिट बचा. अगर सपोज रियलाइजेशन के टाइम पे हमें लॉस हो रहा है,
हमारी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट कम है और उस वजह से लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है लॉस। आपको पता ही है प्रॉफिट डेबिट होता है और लॉस क्रेडिट होता है ना। तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। आपने पहले एसेट को लिखा डेबिट साइड में, जो बैलेंस शीट में है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर की, फिर उसके बाद उनको और लाइबिलिटीज आपने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर ली। अब एसेट को सेल करके जो भी मिलेगा आपने इधर लिख लिया क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए डेबिट साइड में पेमेंट करते जाएंगे आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आप डेबिट में लिखेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास में जो भी बैलेंस बचेगा जिस भी साइड, डेबिट में बचता है प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में बचता है लॉस होगा, ये आप शिफ्ट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर रियलाइजेशन अकाउंट। बस रियलाइजेशन अकाउंट ही इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही एक नया अकाउंट है, बाकी कैपिटल अकाउंट तो हम बनाते थे, वैसा ही बनाना है। ठीक है, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग रहेगी हमारी वो रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है, उसमें वही लिखना है आपने। पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद जो भी पार्टनर्स को मिलेगा वो सब उसके अकाउंट में ऐड ऑन हो जाएगा, और जो पार्टनर पे करेगा वो सब उसके अकाउंट से लेस हो जाएगा। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। थर्ड अकाउंट हमने बात की थी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जो अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक का बैलेंस नहीं लिखा था, वो बैलेंस हम लिखेंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो थर्ड अकाउंट हमारा रहेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी आप बैलेंस लिखोगे, इसका ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा, ठीक है, बैलेंस बीडी करके, और फिर उसके बाद जितना भी उसमें इंक्रीज हो रहा है वो लिखते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे, और जो उसमें से आप पेमेंट कर रहे हो वो लेस होगा। अल्टीमेटली जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अब बैलेंस शीट क्लोज हो गई हमारी, बिकॉज बिजनेस बंद हो गया है। ठीक है, सो दीज आर सम अकाउंट्स जो हम इसमें बनाना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग आप इसके डिटेल में डिस्कस करोगे। ठीक है, सो नाउ हियर सी दिस वी हैव डन, है ना। पे आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ये ऑर्डर एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। पे लोन्स फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है तो फिर उसको पे करेंगे हम। देन रिटर्न टू कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स, फिर हम पार्टनर्स को कैपिटल उनकी रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को सेल आउट करेंगे, मनी अरेंज करेंगे, और उसी मनी से हम पेमेंट कर देंगे इन सबको। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ इफ एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एसेट सफिशिएंट नहीं होती है तो अभी मैंने बताया कि लॉस होगा, है ना। पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पे लाइबिलिटीज। देखो सबसे पहले तो क्या करना होता है, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग पे करेंगे। ठीक है, इफ अ पार्टनर इज अनेबल टू पे, अगर कोई पार्टनर अनेबल हो जाता है पे करने से, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम नहीं करेगा। ठीक, इफ अ पार्टनर इज अनेबल टू पे और इंसॉल्वेंट, अदर पार्टनर्स बियर हिज शेयर इन कैपिटल रेशियो। यहाँ पे बस यही चीज एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके लिए एक लॉ बना था। ठीक है, एक केस स्टडी आई थी और उसके बेसिस पे एक लॉ बना था, उस लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देखो वैसे तो अगर हमारे पास इनफ है, पेमेंट करने के लिए इनफ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस कंडीशन में कि अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट है, उस कंडीशन में तो हम सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट कर ही देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता और लॉस हो जाता है और पार्टनर्स को उस लॉस को बियर करना होता है, तो वो किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। वो अपनी एसेट को सेल आउट करेंगे, पर्सनल एसेट को, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में जो भी पेमेंट करना है उसको कर देंगे। ठीक है, ये कब, जब सारे पार्टनर्स कैपेबल हैं, सारे पार्टनर्स सॉल्वेंट है। ठीक है, उस कंडीशन में अगर सपोज कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर यहाँ पे रेशो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इनसॉल्वेंट पार्टनर्स की तरफ से भी जो बाकी पार्टनर हैं जो कैपेबल हैं वो लोग पेमेंट करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, वो यहाँ पे कैपिटल रेशो में उसके लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को फिर से समझिए। पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्रॉफिट लॉस रेशो में पे करनी है। बट इफ अ पार्टनर इज अनेबल टू पे और
he become insolvent, other partners bear his share in the capital ratio. उसका शेयर ये लोग कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। ये रूल बना था इस केस के बाद में। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के अकॉर्डिंग ये वाला हम फॉलो करते हैं। सो दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ओनली। ये कब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये वाला कैपिटल रेशो वाला फॉर्मूला ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इंसॉल्वेंसी का कोई केस रहेगा। अगर सारे पार्टनर सॉल्वेंट है तो फिर वो अपने P&L रेशो में ही शेयर करेंगे। अगर उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर ये वाला रूल लगेगा उसके लॉस को जो इंसॉल्वेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ABC, अगर ये C इंसॉल्वेंट हो रहा है, ठीक है, और कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी को अपनी लायबिलिटीज पे करनी है। अब पे करने के लिए अगर ये C इंसॉल्वेंट है तो यहाँ पे इसके लॉस को, फॉर एग्जाम्पल इसको भी 20,000 देना है, इनको भी 20,000 देना है और इनको भी 20,000 देना है, बिकॉज फर्म को टोटल 60,000 का लॉस हो रहा है और ये 60,000 की लायबिलिटीज पे करनी है। ठीक है, अब 60,000 की लायबिलिटीज पे करनी थी तो इनको इक्वली पार्टनर्स थे तो इनको तीनों को बराबर पे करनी थी। ठीक है, लेकिन सी ने बोला कि वो इंसॉल्वेंट है, ही कैन नॉट पे। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों को ये 20,000 भी पे करने हैं। ठीक, बट ये 20,000 ये लोग बराबर बराबर नहीं लेंगे, ये लेंगे अपने कैपिटल रेशो में जो इन्होंने कैपिटल लगाई होगी। मान लो कि इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, और इसकी कैपिटल है 50,000। ठीक, तो अब ये इनकी कैपिटल है ना, तो ये कैपिटल के रेशो में इसको लेंगे, मतलब 20,000 में से 20,000 का देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, अगर हम रेशो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इसका, ये हमने कट किए 3 0, यहाँ पे भी 3 0 कट किए, 1 more 0 तो 10/10:5, मतलब इनका रेशो क्या हो गया, 2:1 का रेशो हो गया। तो अब इस 2:1 के रेशो में ये लोग बियर करेंगे, नॉट इक्वली नहीं, इक्वली तो इनका हाफ हो रहा था, हाफ के रेशो में ये नहीं लेंगे, मतलब ना तो ये 10,000 ये लेगा ना 10,000 ये लेगा, बल्कि ये 2:1 के रेशो में लेंगे। अगर हम 20,000 का 2:1 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो 2/3 करना पड़ेगा अब हमको इसका। ठीक है, ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 3। अब इससे आप डिवाइड करोगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो ये लेगा और बाकी बचा हुआ अमाउंट इसको बी को मिलेगा। ठीक है, इक्वली नहीं शेयर कर रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। जब भी इंसॉल्वेंसी वाला केस होगा तो पार्टनर्स अपने कैपिटल रेशियो में लॉस को बियर करेंगे, ठीक है, या इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के शेयर को बियर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, यही केस जो भी हमने समझा है उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड द फर्म्स एसेट आर सोल्ड टू पे आउटसाइड लायबिलिटीज। देखो, जैसे ही कोई फर्म डिसॉल्व होती है, खत्म होती है, बंद होती है, उस टाइम पे फर्म के एसेट को सेल किया जाता है और आउटसाइडर लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है, जिसमें है क्रेडिटर्स, लोन एटसेट्रा। ओके, इफ द एसेट्स आर नॉट इनफ, एसेट हमारी कम पड़ गई, then partners have to bring money from their own pockets, पार्टनर अपने घर से लेकर आएंगे और in their profit sharing ratio, किस में लाएंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाएंगे, टू क्लियर द रिमेनिंग लायबिलिटीज, बची हुई लायबिलिटीज को पे करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, ठीक है, और वो नहीं ला रहा है मनी, कैन नॉट ब्रिंग मनी, वो उसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा। सो एग्जाम्पल है इसका, सपोज पार्टनर सी हैज नो पर्सनल मनी लेफ्ट, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, देन हु विल बियर सीज शेयर ऑफ लॉस, सी का शेयर कौन लेगा, जैसे अभी हमने बात की थी कि सी के पास भी 20,000 लॉस था जो इसको देना था, बट इसने तो मना कर दिया, तो ये 20,000 का शेयर ए और बी ने एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन ये किस रेशो में लाएंगे, तो ये लाएंगे उसको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में नहीं, बल्कि कैपिटल रेशो में। सो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या है, इंपॉर्टेंट कोर्ट केस इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में कोर्ट केस आया था जहाँ पे दो पार्टनर्स थे और इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हुए थे जब फर्म डिसॉल्व हो गई थी और एक पार्टनर उसमें से इंसॉल्वेंट हो गया था। ठीक है, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, द सॉल्वेंट पार्टनर्स दोज हु कैन पे विल बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टनर पे कर सकते हैं वो डेफिशिएंसी को पे करेंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर की भी। ठीक है,
उसकी डेफिशिएंसी को भी ये लोग बियर करेंगे, बट दे विल नॉट बियर इट इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन प्रॉफिट लॉस रेशो में नहीं, बल्कि इंस्टेड दे विल बियर इट इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो में बियर करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस दे विल शेयर द loss, they will bear the loss. Okay, so this is the important case study about this chapter. Now in simple words we can say, first partners pay firm's liabilities in profit sharing ratio. सबसे पहले तो पार्टनर्स को अपनी प्रॉफिट लॉस रेशो में शेयर करनी है लाइबिलिटीज। इफ वन पार्टनर कैन नॉट पे, then his unpaid portion is divided among the other partners according to their capital ratio. बस इतना ही है। So this will come in the form of MCQs or any short question. So this is the answer. Okay. I hope it is clear. एक बार एग्जाम्पल से और देख सकते हो आप इसको। A, B and C are partners and their capital is 60,000, 30,000 and 10,000. Okay. So profit sharing ratio क्या है इनका? ये अलग है। Profit sharing ratio है इनका 2:2:1. ठीक है, बट कैपिटल अलग होगी। कैपिटल है 60, 30 एंड 10। ठीक, फर्म इज डिसॉल्व, एसेट नॉट इनफ, पार्टनर मस्ट ब्रिंग मनी। अब देखो, फर्म डिसॉल्व हुई, एसेट सेल हुई, बट एसेट से हमको इनफ मनी नहीं मिली। ओके, अब क्या करना है, पार्टनर को अपने घर से भी लेकर आना पड़ेगा। सो सी इज इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर। अब सी इंसॉल्वेंट हो गया और उसने बोला मैं अपना शेयर नहीं ला सकता। ठीक है, सी ने मना कर दिया। So C's deficiency will be borne by A and B in their capital ratio. अब C की जो डेफिशिएंसी थी ना, वो कौन लेकर आएंगे? A और B लेकर आएंगे, but not in their capital ratio, but they will bring in the not in the profit ratio, they will bring in the capital ratio. मतलब इस रेशो में लेकर आएंगे। ठीक है, so instead of 2:2 they will bring, देखो यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:2 है, तो 2:2 में तो लाना नहीं है उनको। ठीक है, इस रेशो में तो नहीं लाना। अब उनको लाना है इस रेशो में जो उनका कैपिटल का रेशो है। तो कैपिटल में हम यहाँ पे से ले लेते हैं 6 और यहाँ से ले लेते हैं 3, 0 4 0 कट। ठीक है, अब इसको हमने शॉर्ट आउट किया तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2:1। तो इस रेशो में ये लोग बियर करेंगे। सो ए बियर्स डबल ऑफ बी शेयर। तो ए कितना बियर कर रहा है? बी के शेयर से डबल कर रहा है ना, कैपिटल रेशो के हिसाब से। तो और अगर P&L रेशो होता तो दोनों इक्वल ही करते, बट इक्वल ही नहीं करना है। सो दिस रूल इज कॉल्ड दी गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। इट अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ठीक, तो अगर आपको केसेस इस टाइप की कुछ दिए जाए, इस टाइप का कोई पॉइंट आपके क्वेश्चन में आए, न्यूमेरिकल में आए, तो वहां पे आप ध्यान रखना कि अगर इंसॉल्वेंसी का केस है तो कैपिटल रेशो में डेफिशिएंसी, नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में ही डेफिशिएंसी शेयर होगी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के जरिए फर्म के सभी ड्यूज क्लियर होते हैं और पार्टनर्स को मिलता है उनका हक। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ। थैंक यू।